जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा सीरीज चल रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए, उसमें देखते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक, है ना। अगला टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा क्या है। आज के टॉपिक्स हैं। पहला प्रश्न है जो है हमारा कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन को क्रम में लगाएं। ठीक, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन जो था उसको क्रम में लगाने के लिए कह रहा है हमारा पहला प्रश्न। दूसरा है माइकल ओ डायर की हत्या किसने की। तो क्या सिर्फ ये जान जाए इसका उत्तर कि माइकल ओ डायर की हत्या किसने की तो आपका काम चल जाएगा। क्यों किया ये जानने की जरूरत है कि नहीं है, कि क्यों किया और कब किया। क्यों किया और कब किया, ये पूरी जब कहानी सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय किस दिन लिया गया। खिलाफत दिवस मनाने का जो निर्णय है वो किस दिन लिया गया। ठीक, तो उसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि खिलाफत दिवस है क्या। ठीक, खिलाफत दिवस क्यों मनाया गया। ठीक, फिर पता चलेगा कि किस दिन मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट, आईएनसी के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित किया गया। अब असहयोग आंदोलन क्या था और असहयोग आंदोलन क्यों पारित किया गया, ये वजह भी जानना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, कौन कौन लोग थे। ठीक, स्वराज पार्टी की स्थापना की क्यों गई, कारण क्या थे स्वराज पार्टी की स्थापना स्थापना के पीछे, क्या यह कुछ संबंधित है असहयोग आंदोलन से। ठीक, नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी मार्च हेतु अपनी यात्रा किस दिन आरंभ की। ठीक, दांडी मार्च हेतु अपनी यात्रा। तो ये कुछ इतने प्रश्न है जिनको हम लोग पूरा कवर करेंगे, लेकिन इनको स्टोरी के माध्यम से पूरा कवर करेंगे। ठीक ना, गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, गांधी को ऐसा क्यों कहना पड़ा, ये सभी चीज आज हम लोग आज के अपने टॉपिक में देखेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पीटी के लिए बहुत कम दिन रह गया है, प्रीलिम्स के लिए। ठीक, अब आपको देखने में लग सकता है, आपको देखने में आज कितनी तारीख है, आज 17 या 18 है ना आज। ठीक, तो आज से आपको देखने में लग सकता है कि 14, तो फिर 3 से 4 दिन इधर और 50 दिन इधर। आपको देखने में ये लग सकता है कि 53 दिन है, 53 to 54 डेज हैं, ये आपको देखने में लग सकता है, लेकिन इतने होते नहीं है। ठीक, क्योंकि लास्ट का जो 15 दिन होता है ना, वो तो अकेले आपको करंट के लिए चाहिए। एक बड़ी फेमस बुक है, उसको पढ़नी पड़ती है ना। तो अकेले 15 दिन और रिवीजन प्लस रिवीजन, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, सपोज कीजिए आपका 100 पन्ने का नोट्स है सपोज कीजिए, और ये लगभग 150 से लेकर के 180 पन्ने तक की करंट की भी बुक आती है। ठीक, तो ये टोटल कितनी हो गई 280, लगभग 300 के आसपास। ठीक है ना, लगभग मान के चलिए 300 पेज आपके पास हो जाएंगे। अब होगा क्या, ये तो मैं जैसे नोट्स बनाता हूं एकदम छोटे छोटे उस वाले फॉर्म में, अगर आप इसको इस फॉर्म में बनाएंगे जिस फॉर्म में लिखा हुआ ऐसा बनाते होंगे, तो कम से कम ये 1000 पन्ने का होगा नोट्स आपका। ठीक, तो ये इतने पेज आपको अगर रिवाइज करने हैं, ठीक है, हम एक औसत निकाल लेते हैं कि मान ली 250 पन्ने का नोट्स और प्लस 200 पन्ने का करंट, तो 400-450 पेज अगर रिवाइज करने हैं आपको, तो आपको कम से कम तो 15 दिन चाहिए ना। 15 दिन तो आपको कम से कम चाहिए, है ना, तभी आप रोज लगभग 20-30 पेज आप तभी रोज रिवाइज कर पाएंगे। तो ये निकाल ही दी, तो आपके पास कुल रह गए हैं मिला करके 38 से 40 दिन भी नहीं रह गए हैं। ठीक, तो अब एकदम से सीरियस हो जाइए, गंभीर रूप से प्रिपरेशन, जो लोग थोड़ा बहुत लापरवाही भी कर रहे हैं, अब लापरवाही नहीं चले, अब लापरवाही करेंगे अगर, तो यही डिसाइडिंग टाइम है, यही जो आपका 40 दिन का टाइम है ना, ये जो अगला जो ये आने वाले अगले 30 दिन है, यही डिसाइड करेंगे कि आप अगले 20 दिन भी पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये डिसाइड करेंगे। क्योंकि फिर अगर आप इस 30 दिन में मेहनत नहीं करेंगे ना, तो इतना आप होपलेस हो जाएंगे कि तुरंत आप टारगेट बना लेंगे 2024 का। तुरंत आप देखिएगा और कमेंट में आप खुद बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। अगर आप इधर 30 दिन मेहनत नहीं किए, तो अगला जो 20 दिन है ना, इसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। आपको तुरंत आप टारगेट बना 2024 में दूंगा, क्योंकि 20 दिन में कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस कारण आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत अपनी जो है जारी रखिए आप लोग। आइए देखते हैं
बाकी मैं अपनी मेहनत करता हूँ। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन को क्रम में लगाइए। तो सबसे पहला आंदोलन कौन सा हुआ था? चंपारण। पहले आंसर जान लेते हैं। 1917 में चंपारण हुआ। ठीक, उसके बाद जो अगला आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? अहमदाबाद आंदोलन हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। ठीक, और इसी के बाद 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था। खेड़ा। तो इसका क्रम है, सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। आइए हम लोग जानते हैं कि ये आंदोलन क्या है और क्यों हुए थे ये आंदोलन, इनके पीछे कारण क्या क्या है। ठीक, तो जो चंपारण चंपारण जो सत्याग्रह है ना, उसमें हुआ क्या था कि ये यहाँ पे चंपारण एक जिला है, कहाँ पे? बिहार में। ठीक है ना? वहां पे तीन कठिया प्रथा, एक तीन कठिया प्रथा थी जो अंग्रेजों ने क्या किया था? भारतीयों के ऊपर लागू किया था। भारतीय जो कृषक थे उनके ऊपर। तो तीन कठिया प्रथा थी क्या? आप ये समझिए कि 19वीं शताब्दी की ये समय की बात है ना? वहां पे हर जगह जो विकसित देश थे उस समय जो विकास कर रहे थे, जैसे अंग्रेज हो गए, जर्मनी हो गए, है ना, ब्रिटिश, जर्मनी, इस तरह के जो देश थे, है ना, उनमें क्या था? रासायनिक जो रंग है ना, जो जिसको डाई बोलते हैं, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होने लगी। 18वीं 19वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा डिमांड थी इन रंगों की। ठीक, जिसको आप लोग नील कहते हैं। ठीक, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? नील कहते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या किए थे? भारतीयों के ऊपर वो ब्रिटिशर्स क्या किए थे? उन्होंने दबाव बनाया था कि कम से कम आप 3/20, 3/20 कितना? 3/20 जो आपकी खेती है ना, 3/20 खेती पे आप क्या करेंगे? अपने नील उगाएंगे आप। हम अंग्रेजों के लिए नील उगाएंगे, अब आप नील देंगे। लेकिन हुआ क्या कि 19वीं शताब्दी के अंत की बात है कि जो यूरोपीय बागान थे ना, उसमें नील की खेती उन्होंने करना बंद कर दिया। और बंद क्यों किया? क्योंकि जो डाई है ना वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो चुका था और उसका डिमांड बहुत कम हो गया था। यानी सप्लाई बहुत ज्यादा और डिमांड बहुत ज्यादा कम। तो अंग्रेज क्या किए कि किसानों को भी मना किए कि अब आप मतलब नील मत उगाइए, और किसान यही चाहते भी थे। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने इनके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया ना कि अब नील नहीं लेंगे तो अब तुम खेत से अपने टैक्स भरो। इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया इनके ऊपर कि ये जो किसान थे वो एकदम से परेशान हो गए। ठीक, तो उस समय चंपारण चंपारण में ही एक व्यक्ति थे, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल थे। इन्होंने क्या किया? 1915 में गांधी जी आए थे। तो ये गांधी जी के बारे में जो राजकुमार शुक्ल थे वो धीरे धीरे जान गए, उनके कार्यों से प्रभावित हुए। और फिर इन्होंने क्या किया? गांधी जी को यह मतलब उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया उन्होंने कि आप चंपारण आइए और यहाँ के कृषकों का कष्ट दुख आप जानिए, ये टैक्स भरते भरते परेशान है। गांधी जी वहां पहुंचते हैं, वहां पे क्या करते हैं? सत्याग्रह करते हैं। और सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है ना? सत्य के लिए आग्रह करना। आग्रह करते हैं कि आप इनका जो है टैक्स कम करें और जो इन्होंने टैक्स दिया है उसे भी वापस करें। जो इन्होंने टैक्स जो ये दे चुके हैं उनको भी वापस करें। अंग्रेज अंततः जब गांधी जी से एकदम परेशान हो जाते हैं तो लगभग 25% टैक्स क्या करते हैं? वापस करते हैं। 25% टैक्स क्या कर देते हैं? भारतीय कृषकों को वापस करते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि 25% टैक्स दे करके कौन सा बड़ा मतलब नाम कर लिए। लेकिन आप इसको एक सिंबॉलिक वे में देखिए कि अंग्रेज गांधी जी की बात मान रहे हैं। ये बात समझ में आई इतनी कि अंग्रेज जो है वो गांधी जी की बात मानने पर आतुर हो गए। जो अंग्रेज मतलब किसी की सुनते नहीं थे, हमेशा अपनी चलाते थे, वो 25% टैक्स वापस किए। तो बात 25% की नहीं है कि अब हाँ उनसे अपनी बात मनवाई जा सकती है। ये बात हो गई। ठीक, नेक्स्ट। अब अगला हुआ जो है, इसमें आप अभी चंपारण में कुछ और फैक्ट्स हैं जो मुझे याद आ रहे हैं, उनको भी आप जो है देख लें इसी टाइम में। ठीक, वो कौन से मतलब एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन, गांधी जी के इस आंदोलन का विरोध किया था, चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? अगर कभी प्रश्न आता है तो आपका उत्तर होना चाहिए एनजी रंगा। एनजी रंगा। ठीक,
एक और फैक्ट आप याद कर लें, है ना, कि इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। महात्मा की उपाधि इसी आंदोलन के दौरान दी गई थी। और ये उपाधि किसने दी थी? किसी को याद है कि यह उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक, तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह, इससे रिलेटेड और स्टोरीज और फैक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा खेड़ा आंदोलन। ठीक, आइए देखते हैं खेड़ा आंदोलन। देखिए, सॉरी, खेड़ा नहीं, पहले हम लोग अहमदाबाद देखेंगे। अहमदाबाद आंदोलन क्रम में इसके बाद ये है, फिर तब उसके बाद खेड़ा देखेंगे। ठीक, ये पहला, ये दूसरा। अहमदाबाद आंदोलन में क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद, ठीक है ना, गुजरात में एक स्थान है अहमदाबाद। वहां पे क्या हुआ कि जो वहां के मिल मजदूर थे, मिल मजदूर थे जो कि प्लेग से परेशान थे, तो जब वो प्लेग से परेशान थे तो उस समय जो वहां के मालिक थे, मिलों के मालिक थे, उन्होंने उनको बोनस दिया। क्या दिया? बोनस दिया कि आपको ये बोनस दिया जाता है और आप प्लेग का अपना मतलब सही से आप इससे निपटारा पा सके। ठीक ना? उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही प्लेग समाप्त हुआ, ये मिल मालिक क्या किए, अपना जो बोनस जो ये उनको दिए जा रहे थे प्रति महीने, वो उनका बोनस वापस कर लेते हैं। मतलब अब हम वापस कर लेने का मतलब यह है कि अपने निर्णय को वापस ले लेते हैं कि अब से बोनस आपको नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद क्या करते हैं, अहमदाबाद के जो मिल मजदूर है वो आंदोलन करने लगते हैं। ठीक, आंदोलन करने लगते हैं वहां पे जाकर के। और होता क्या है, फिर गांधी जी को वो लोग बुलाते हैं। गांधी जी जब आते हैं अहमदाबाद आंदोलन में, तो वो क्या करते हैं कि कहते हैं अच्छा ठीक है, न इनको बोनस दिया जाए पूरा और ना बोनस पूरी तरह से समाप्त किया जाए। क्या किया जाए? कम से कम 35% इनको बोनस दे दिया जाए। ठीक है ना, 35, लगभग 1/3 से थोड़ा ज्यादा, कि लगभग 1/3 ही बोनस दिया जाए, लेकिन इनको दिया जाए इतना, मतलब इनका बढ़ा दिया जाए बोनस। तो अंततः मिल मालिक जो है वो मान जाते हैं और मजदूरों को इतना उनका वेतन मिल जाता है। ठीक है, इतना वेतन बढ़ जाता है, बोनस बढ़ जाता है, और अहमदाबाद आंदोलन की क्या है, ये यहाँ पे समाप्ति हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद खेड़ा आंदोलन। अब क्या है ये खेड़ा आंदोलन, ये देखते हैं। खेड़ा भी क्या है, कृषकों द्वारा किया गया आंदोलन है। ये किया क्यों गया था? क्योंकि खेड़ा में क्या हुआ था कि खेड़ा जिले में वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा नहीं हुई थी, इसलिए जब वर्षा नहीं होगी तो फसल कहां से उगेगा? जब वर्षा नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगा, और जब फसल नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। जब फसल नहीं होगा तो उनके पास कोई आय नहीं होगी, ना उनके पास कोई मतलब फसल ही होगा बेचने के लिए। तो होगा क्या कि यहाँ पे अंग्रेज क्या करते थे, जबरदस्ती दबाव बनाते थे कि आप या तो फसल दो या तो फसल बेच करके पैसा दो, मतलब कुल मिला के टैक्स अदा करो। तो टैक्स कहां से अदा करेंगे ये? ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, इसी समय गांधी जी जो होते हैं वो गुजरात सभा के अध्यक्ष होते हैं। गांधी जी गुजरात सभा के अध्यक्ष होते हैं, और वो जा करके खेड़ा गांव की यात्रा करते हैं। किसके साथ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। ठीक, और क्या करते हैं, वहां के लोगों में उत्साह भर देते हैं कि वो सरकार के आदेश को न माने, उन अन्याय के विरुद्ध क्या करें, अत्याचार के विरुद्ध वो लड़ाई करें। और जब वो उत्साह भर देते हैं, सारे लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, गांधी जी भी उसमें साथ खड़े होते हैं, तो फिर क्या होता है, सरकार ये बात मान जाती है कि चलो भाई ठीक है, जो लोग कर देने में सक्षम हैं वो दें, और जो नहीं सक्षम है वो लोग ना दें। और जब सरकार उनकी ये बात मान जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने आंदोलन का अंत कर देते हैं। तो ये रहा चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। ठीक, नेक्स्ट, माइकल ओडायर की हत्या किसने की? अगला जो प्रश्न है, माइकल ओडायर की हत्या किसने की? चलिए, उत्तर तो आपको मिल जाएगा। उत्तर तो आपको मिल जाएगा कि माइकल ओडायर की हत्या किसने की। ठीक, उधम सिंह ने की थी। किसने? उधम सिंह ने की थी। ठीक ना, और वो भी कहां पे की थी? इंग्लैंड में ही जाके की थी। इंग्लैंड में ही जाके की थी। अब ऐसा क्या हुआ था कि उधम सिंह इंग्लैंड गए और वहां जाके माइकल ओडायर की हत्या कर दिए? तो इसके पीछे आपको जानना पड़ेगा पूरी स्टोरी किसकी, जलियन वाला बाग हत्याकांड की।
जलियनवाला बाग हत्याकांड की स्टोरी जाननी पड़ेगी आपको। हत्याकांड ये किस दिन हुआ, किस वर्ष हुआ? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ ये, ठीक ना। इसमें हुआ क्या था ये जानिए सबसे पहले। चलिए आज आप लोगों को ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं है। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत सारे लोगों का आज जो है भ्रम दूर हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये बताइए, ये माइकल ओ डायर की हत्या की गई थी या जनरल ओ डायर की? चलिए आप लोग बताइए, अगर क्वेश्चन में दे देता जनरल ओ डायर, ठीक है ना, तो मतलब इसकी माइकल की जगह जनरल लगा दीजिए आप, तो आप उत्तर क्या मारते, जनरल ओ डायर या माइकल ओ डायर? ठीक, चलिए हम मान लेते कि इसमें से कोई आप मार देते। अब अगर आपसे पूछा जाता कि जलियनवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलाई थी, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इन दोनों बातों को मेरी, ठीक। कि इसमें से कई लोग, आप लोग कमेंट करके बताइए किसको ये बात पता थी, कितने लोगों को, कि जो हत्या हुई थी वो माइकल ओडायर की हुई थी, जबकि गोली किसने चलाई थी, गोली किसने चलाई थी, जनरल ओडायर ने। दोनों व्यक्ति अलग अलग थे, ये बात किसको पता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो यही सब फायदा होता है, नहीं तो कई लोग को पता ही नहीं होगा, उन लोग को लगता होगा माइकल ओडायर गोली चला और माइकल ओडायर को ही उधम सिंह ने मार दिया। दोनों लोग अलग अलग थे। जो ये माइकल ओडायर थे वो पंजाब के उपराज्यपाल थे। कौन थे? पंजाब के उपराज्यपाल थे माइकल ओडायर। और जो जनरल ओडायर था वो कौन था? प्रशासन का एक सैन्य अधिकारी था। कौन था? प्रशासन का एक सैन्य अधिकारी था। मतलब ये गवर्नर था उस समय, है ना, मतलब उपराज्यपाल था, वाइस गवर्नर बोल सकते हैं आप, ठीक। और ये कौन था? जो जनरल ओडायर था वो सैन्य अधिकारी था। चलिए, तो जो गोली चलाई थी ना वो सैन्य अधिकारी जनरल ओडायर ने चलाई थी। अब देखते हैं कि क्यों चलाई थी उसने गोली, ठीक। तो होता क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अंग्रेज थे ना वो देश में इतना ज्यादा अत्याचार करते हैं कि जन आक्रोश एकदम फैल उठता है। और वो कहां तक? पंजाब तक वो जाकर के फैल उठता है, ठीक। जनता आंदोलन कर रही थी, हड़ताल कर रही थी। ये सभी चीजों के बीच सेना में क्या किया जा रहा था, जो भारतीय थे उन सभी को जबरदस्ती उसमें शामिल किया था सेना में, कि आप प्रथम विश्व युद्ध, जो विश्व युद्ध हो रहा है उसमें इंग्लैंड की, ब्रिटेन की तरफ से आप युद्ध करेंगे, ठीक। और जनता एकदम क्षुब्ध थी, मतलब क्षुब्ध थी एकदम से, ठीक ना, एकदम जनता परेशान थी। और हुआ क्या कि जब ज्यादा आक्रोश करने लगी तो 10 अप्रैल 1913 को अमृतसर में पंजाब के दो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। कौन कौन? सत्यपाल और सैफुद्दीन ये राइटिंग में मत जाइए, मैं जो बोल रहा हूं मैं तो लिखता इसलिए हूं ताकि थोड़ा आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक। सैफुद्दीन किचलू, ठीक। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको क्या कर दिया जाता है? इन दोनों लोग को बंदी बना दिया जाता है और पंजाब के बाहर लेके चले जाते हैं लोग। और जनता क्या होता है, इससे एकदम से और ज्यादा आंदोलन करने लगती है, जनता और ज्यादा परेशान हो जाती है। गांधी जी क्या करते हैं? पंजाब जाकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार उन्हें पंजाब के बाहर ही रोक देती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन प्रशासन की मनाही के बावजूद अमृतसर में जलियनवाला बाग एक स्थान है, वहां पर विशाल सभा बुलाई जाती है। किसके कहने पर? हंसराज के कहने पर। हंसराज नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके कहने पर सभा आयोजित की जाती है। और जो जनरल ओडायर होता है वो पहले से मना किया रहता है कि आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, और ये काम करने पर जनरल ओडायर एकदम खफा हो जाता है और जो जलियन वाला बाग होता है उसको एकदम आसपास घेर लेता है सेना से, ठीक। और बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कोई वार्निंग के सीधे बोलता है भीड़ पर गोली चलाओ।
और लगभग 20,000 की वहां पे लगभग 20 से 22,000 जनता थी, उसके ऊपर ये क्या करता है, गोली चलवा देता है। कौन? जनरल ओ डायर। ठीक ना। उसके बाद हजारों की संख्या में लोग मरते हैं, जबकि जब जांच होती है, जब हंटर कमेटी की रिपोर्ट आती है, तो वो लोग कहते हैं सिर्फ 300 से 400 लोग मरे थे। ठीक है ना, 300 से 400 लोग ही मरे थे, लेकिन जबकि ऐसा नहीं था, लगभग कई हजार लोग मारे गए थे। ठीक है, 1,500-2,000 उसमें घायल भी हुए थे, कई लोग बच भी निकले थे। ठीक, उसके बाद सोचिए कि जब वापस जाता है ना, जब ये जो जनरल ओडायर होता है, तो ये माइकल ओडायर उसकी पीठ थपथपाता है, कहता है कि शाबाश, तुमने क्या किया, मतलब बहुत अच्छा काम किया इन मतलब भारतीयों के लिए। ठीक है ना, ये भारतीय एकदम मतलब उदंड मचा रखे थे एकदम से, बहुत अच्छा काम किया, खूब शाबाशी देता है। और फिर उसके बाद जब ये इंग्लैंड जाता है, तो इसको 30,000 पाउंड की धनराशि वहां की गवर्नमेंट देती है इसको। ठीक है ना, वहां के लोग इसको देते हैं, 30,000 पाउंड की धनराशि इसको दी जाती है, शाबाशी इसको दी जाती है। ठीक, इसी समय क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके बाद अपना नाइटहुड की अपनी उपाधि त्यागी थी। जो शंकरन नायर थे, वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, शंकरन नायर ने। ठीक, तो ये दो चीज होती है। उसके बाद जब भारतीय बहुत ज्यादा दबाव बनाने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं, अंग्रेज एक हंटर कमेटी बनाते हैं। ठीक, जबरदस्ती का हंटर कमेटी एक बनाते हैं, बोलते हैं कि आप जलियांवाला बाग हत्याकांड पे रिपोर्ट दीजिए कि क्या हुआ क्या था। और ये क्या किया, अंग्रेजी कार्यवाही को न्यायपूर्ण बताए। जो ये थे, है ना, ये हंटर कमेटी थी, इसने बताया कि सही किया, मतलब सही हुआ, ये करना बिल्कुल एकदम से जरूरी था। ठीक, अब सोचिए भारतीय क्या ही करते उस समय, है ना, मतलब क्या कर सकते थे भाई, सारी पुलिस उन्हीं के पास, सारा प्रशासन, सारा पैसा उन्हीं के पास, सारा टैक्स वही बटोरते थे। बाद में जो अंग्रेज थे, उन जनरल डायर को साम्राज्य का शेर भी कहा, सोचिए ये स्थिति थी। ठीक, तो उसके बाद क्या करते हैं, ये उधम सिंह इंग्लैंड जाते हैं, तो इसको तो सेना से निकाल दिया था जनरल ओडायर को, तो जो ये उपराज्यपाल होते हैं ना, माइकल ओडायर, इनकी हत्या कर देता है, इन्हीं को पता है, इन्हीं की हत्या कर देता है, माइकल ओडायर की, उधम सिंह। ठीक, तो अगर प्रश्न आएगा तो आप माइकल ओडायर की हत्या लगाएंगे, जनरल ओडायर की हत्या नहीं लगाएंगे। ठीक, ये बात कितने लोगों को पता थी इसके पहले, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय किस दिन लिया गया। जो खिलाफत दिवस है वो मनाने का निर्णय किस दिन लिया गया। अब ये खिलाफत दिवस क्या था, ये देखें पहले। ठीक, आइए, इसका उत्तर है इसका 31 अगस्त 1920। 31 अगस्त 1920। ठीक ना, और इसके पीछे कारण क्या रहे, देखिए हुआ क्या, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश सरकार थी, वो मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से टर्की के प्रति एक उदार दृष्टिकोण रखने का आश्वासन देती है। ठीक, लेकिन फिर बाद में क्या करती है कि ट्रीटी ऑफ सेवर्स के तहत, है ना, सेवर्स की संधि के तहत क्या करती है, टर्की का विभाजन कर देती है और खलीफा का सभी धार्मिक स्थलों से नियंत्रण समाप्त कर देती है। ठीक है ना, दो काम करती है, टर्की का विभाजन करती है और खलीफा का सभी धार्मिक स्थलों से नियंत्रण क्या करती है, समाप्त कर देती है। और उसी समय दुनिया के जो मुसलमान थे, टर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। तो भैया धर्मगुरु के ऊपर अगर उंगली उठाओगे तो हम तो आंदोलन करेंगे ही ना। ठीक है, ऐसा कहना था उस समय के मुसलमानों का। और जो भारतीय थे उस समय, वो भी खलीफा को क्या करते थे, अपना धर्म गुरु मानते थे, और वो ये माने कि अंग्रेज जो है हमारे धर्म में हस्तक्षेप किए हैं। और फिर भारतीय जो थे ये भी क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लेते हैं। उसमें गांधी जी भी उनका सहयोग देते हैं, उनकी भावना का सम्मान करते हैं, गांधी जी भी उनका सहयोग करते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, एक एम ए अंसारी, डॉक्टर एम ए अंसारी, ठीक है ना, उनको लेकर के उनकी अध्यक्षता में वायसराय से मिलने कहां पहुंचते हैं, इंग्लैंड। ठीक है ना, वायसराय से मिलने एक पूरी कमेटी लेकर के इंग्लैंड पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे उनकी कोई बात नहीं मानी जाती है। ठीक, और फिर क्या होता है, जून 1920 में इलाहाबाद सम्मेलन में असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया जाता है।
और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाने का भी निर्णय साथ में ही लिया जाता है। ठीक, तो इसी में अगला भी प्रश्न कवर हो जाएगा कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित करने का निर्णय लिया गया। तो इसी के बाद असहयोग आंदोलन इसी समय पारित करने का निर्णय लिया गया था। तो पारित कब किया गया? देखिए, दो प्रश्न है यहाँ पे, आपको परेशान नहीं होना है कि स्वीकारा कब गया कि ये किया जाएगा असहयोग आंदोलन। तो अगर ये कभी पूछे कि असहयोग आंदोलन को स्वीकारा कब गया, ठीक, तो है सितंबर 1920। 1920, ठीक है ना, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, लेकिन जब पूछे कि ये पारित कब हुआ, तो दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। ठीक है ना, नागपुर अधिवेशन में। ठीक, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का समर्थन कौन कौन किया? तो वो थे CR दास, ठीक है ना, जबकि वो इसके पहले विरोधी थे, लेकिन बाद में क्या करते हैं, ये स्वीकार कर लेते हैं। ठीक, और कुछ लोग इसका बाद में विरोध भी करते हैं। ठीक, इस हुआ क्या बाद में कि बाद में क्या होता है आगे चल, गांधी जी ने एक वक्तव्य दे दिया कि अंग्रेजी सरकार क्या है, शैतान है। अंग्रेजी सरकार क्या है, शैतान है, और हम 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करके रहेंगे। तो इसी पे जो श्रीमती एनी बेसेंट थी, उन्होंने कहा था कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा धक्का लगेगा। इस प्रस्ताव से भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का लगेगा, और यह एक एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। ठीक है ना, यह क्या है, मूर्खतापूर्ण कार्य है। ठीक, तो कुल मिला के जो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य रहता है वो दो रहता है। ठीक है ना, खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान, जो खिलाफत का प्रश्न था उस पर एक सम्मानजनक समाधान दे, और दूसरा जलियन वाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसका इन लोगों को क्या करना था, प्रतिकार लेना था, इन लोगों को बदला लेना था। ठीक है ना, और स्वराज प्राप्ति तो था ही। ठीक, कुल मिलाकर होता क्या है आगे कि यह आंदोलन चल ही रहा था कि 5 फरवरी 1922 को एक घटना हो जाती है। वो घटना क्या होती है कि गोरखपुर जिले के पास एक चौरी चौरा नामक स्थान होता है। ठीक है ना, चौरी चौरा नाम का स्थान अभी भी है। वहां पे जो भीड़ रहती है वो इतनी ज्यादा उग्र हो जाती है, जो भीड़ रहती है वो इतनी ज्यादा उग्र हो जाती है कि 22 सिपाहियों को, उनके 22 सेना के सिपाहियों को थाने में बंद करके उस पे आग लगा देते हैं। वो लोग आग लगा देते हैं, और आग लगाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। गांधी जी इस बात से इतने क्षुब्ध होते हैं कि वो अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये होती है असहयोग आंदोलन की भी, मतलब ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं, जो खिलाफत दिवस मनाना और ये दोनों, ये भी आज आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है, आईएनसी के ये तो हो ही गया, स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं देशबंधु, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर, 3 लोग करते हैं मिलकर के देशबंधु। ठीक, नेक्स्ट जो होते हैं वो है चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, और उसके बाद मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू करते हैं। ये 3 लोग करते हैं। ठीक, कब स्थापना होती है? 1923 में। कहां पर? जो आज के प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद। ठीक, इसमें होता क्या है कि जो महात्मा गांधी होते हैं, आपको भी बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में कि असहयोग आंदोलन को वो स्थगित कर देते हैं। तो जो बाकी लोग रहते हैं ना उस समय के, वो लोग एकदम से निराश हो जाते हैं। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जो सारे लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, एकदम से निराश हो जाते हैं। उसके बाद अब भाई कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ाना ही था, तो ये लोग कहते हैं कि गांधी जी अपने आप का मनमाना करते रहते हैं। ठीक है ना, इसी बीच होता क्या है, CR दास, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू ने असेंबली का बहिष्कार किया, है ना। उन्होंने कहा कि हमें काउंसिलों में प्रवेश कर सरकारी नीतियों का विरोध करना चाहिए और सरकार विरोधी जनमत तैयार करना चाहिए। और जो इन वर्ग में था, जो ऐसा मानते थे, उनको क्या कहा गया,
परिवर्तनवादी दल। लेकिन कुछ लोग थे जो ये काम नहीं चाहते थे, उनको क्या बोला गया? अपरिवर्तनवादी दल। इसमें कौन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, है ना, ये लोग थे। होता क्या है कि 1923 में परिवर्तनवादी जो रहते हैं अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन इलाहाबाद में बुलाते हैं और एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। नई पार्टी की स्थापना करते हैं, क्या होता है? स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का आपको पता चला कि क्यों स्थापना की गई थी, है ना। चलिए, जो हमारा अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च हेतु अपनी यात्रा किस दिन आरंभ की? गांधी जी ने दांडी मार्च हेतु अपनी यात्रा जो है वो किस दिन आरंभ की थी? कोई बताएगा किस दिन आरंभ की थी? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। इसी को कहते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब हम सविनय मतलब विनम्रता से अवज्ञा करेंगे आपके बात की। और किस चीज की अवज्ञा करते हैं? ये नमक कानून इसको बोलते हैं। ठीक, इसी को दांडी मार्च बोलते हैं, नमक कानून को तोड़ना बोलते हैं, इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। ठीक, दांडी कहाँ होता है? एक स्थान होता है, ठीक है ना, कहाँ पे? गुजरात। गुजरात के नवसारी जिले में दांडी जो है एक स्थान होता है। वहां से ये लोग अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। वहां से ये लोग अपनी एक सेकेंड रुक जाइए, सॉरी मैंने गलत बता दिया कि दांडी से नहीं प्रारंभ होता है। जो महात्मा गांधी की यात्रा होती है वो साबरमती आश्रम से शुरू होती है 12 मार्च 1930 को। माफ कीजिएगा इसके लिए, आपका मैंने 1 मिनट बर्बाद कर दिया, है ना, तो सॉरी उसके लिए। फिर से 12 मार्च को साबरमती से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, ठीक है ना। और कुल मिला के लगभग 24 दिन चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंच जाते हैं? गुजरात के नवसारी जिले में एक स्थान होता है दांडी, ठीक है ना, दांडी। और वहां के समुद्र तट पर अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून का वो लोग क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं, ठीक है ना। उनका कहना था कि पानी से पृथक नमक नाम की कोई चीज नहीं होती है, वह पानी का ही एक अंश है, और पानी फ्री है तो नमक भी फ्री होना चाहिए। जब पानी फ्री है तो क्या है? नमक भी फ्री होना चाहिए। ठीक, और आगे इन्होंने क्या किया कि जब इसके साथ ही इन्होंने कहा कि सरकार का जो ये निर्णय है वो अविवेकपूर्ण है और मानवीय नहीं है। और इस तरह की बातों से गांधी जी के सत्याग्रह का सूत्र एकदम स्पष्ट हो गया कि अब गांधी जी आगे क्या करने वाले हैं। उसके बाद होता क्या है कि बहुत सारे लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया, नौकरियों से इस्तीफा दे दिया, किसान ने लगान देना बंद कर दिया, मजदूर ने हड़ताल कर दिया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, ठीक है ना। सरकारी दुकानदार भी धरना देने पर मजबूर हो गए, ठीक है ना। और सभी क्या हुए? गांधी जी के साथ खड़े हो गए। सभी क्या हुए? गांधी जी के साथ खड़े हो गए और उनके इस दांडी मार्च में, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, उसमें उनका साथ देते हैं। और ये लोग सभी लोग मिलकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है? गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो इसका उत्तर क्या है? कोई बताएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है कराची अधिवेशन, ठीक है ना, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ये कब हुआ? 29 मार्च 1931 को। कब हुआ? 29 मार्च 1931 को। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में गांधी जी ने कहा कि, और किस बात पर कहा था इन्होंने किस बात पर कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो इसका उत्तर हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अभी हम इसकी स्टोरी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वरना ये वीडियो क्या होगी, ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए, मुझे तौलिए कि क्या मैं आपके पैटर्न पे पढ़ा रहा हूं, जिस पैटर्न पे परीक्षा में प्रश्न आता है उस पैटर्न पे क्या आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आप ये जरूर देखिए, आपको PYQ से पता चलेगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं कि सर रिपीट होंगे कि नहीं होंगे। नहीं होंगे तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर रिपीट हो गए तो क्या करेंगे आप? अगर यदि रिपीट हो गए तो आप क्या करेंगे? तो वो प्रश्न तो बाकी लोग नहीं गलत करने वाले हैं, ठीक है, वहां पे आप बाहर हो जाएंगे अगर वहां गलती हो गई तो। इसलिए रिपीटेड आपको जरूर लगाने हैं और टेस्ट सीरीज आप जरूर सॉल्व करते रहिए, जिससे आपका एक एप्टीट्यूड बन जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।